दुनिया एआई रेवोल्यूशन में आगे निकल रही है। अमेरिका ने चैट जीपीटी बना लिया, चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर दिया। इंडिया के पास क्या है? एस्ट्रोलॉजी और गेमिंग एप्स, और वो एप्स भी जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वे भारत में डेवलप नहीं हुई है। जब दुनिया एआई, सुपर कंप्यूटर्स, ऑटोनॉमस रोबोटिक और डीप टेक इनोवेशंस पर काम कर रही है, तब हम क्या कर रहे हैं? गेमिंग और रियल मनी एप्स बनाने में बिजी हैं। यूनिटी और अनरियल इंजन जैसे फॉरेन डेवलप्ड गेम इंजन्स यूज करके हम इंडिया के नए सो कॉल्ड टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एप्स तो और भी कमाल के हैं। एआई मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का, बस एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पैकेजिंग इंडियन। मतलब अपनी तरफ से कुछ नया इन्वेंट करने का कोई इरादा नहीं है। पूरी दुनिया में स्टेम फील्ड्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स इंडिया और चाइना से निकलते हैं। इसके बावजूद इंडिया ने अभी तक एआई के क्षेत्र में कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं किया है, कोई नया एआई मॉडल डेवलप नहीं किया है। भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स अमेरिका के सिलिकॉन वैली में यही टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं जो वे इंडिया में भी कर सकते थे। चाइना भी एआई में ऑलमोस्ट 10 से 15 साल आगे है भारत से। मतलब जो ब्रेक थ्रूज वो आज कर रहा है वो शायद इंडिया अगले 10 सालों में सोचेगा। अमेरिका, चाइना ऑलरेडी एआई पावर हाउस बन चुके हैं। इंडिया अभी भी पोटेंशियल ढूंढ रहा है। अगर सीधा बोले तो हम अभी एआई की रेस में पीछे हैं, और अगर सीरियस एक्शन नहीं लिया गया तो और भी पीछे छूट सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया एआई रेस में इतना पीछे क्यों है? क्या यह सिर्फ फंडिंग की प्रॉब्लम है या माइंडसेट का भी? क्या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस कर रहे हैं और चाइना और यूएस लॉन्ग टर्म रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया कभी अपना खुद का चैट जीपीटी या डीप सीक डेवलप कर पाएगा? चलिए डिटेल में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया एआई का सिर्फ एक कंज्यूमर है, क्रिएटर नहीं है। आज की दुनिया में एआई का रेवोल्यूशन हर जगह दिख रहा है। चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लॉड जैसे प्लेटफॉर्म नए नए ब्रेक थ्रूज ला रहे हैं। वहीं भारत एआई के क्षेत्र में एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि क्रिएटर। आसान भाषा में समझे तो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ही है कि हम एआई का इस्तेमाल करके किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि एआई पावर्ड चैटबॉट्स बनाना, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन या फिर एआई ड्रिवन एनालिटिक्स प्रोवाइड करना। ऐसी एआई सर्विसेज वेस्टर्न कंट्रीज को भी हम दे रहे हैं। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज भी आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यह कंपनीज एआई टूल्स का यूज करके क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कोई नया एआई फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करती। दूसरी तरफ प्रोडक्ट क्रिएटर्स होते हैं जो कि खुद का एआई मॉडल डेवलप करते हैं, जो कि एक ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनाई है और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। यह कंपनीज अपना एआई मॉडल खुद ट्रेन करती हैं, नए एल्गोरिदम्स बनाती हैं, नए न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करती हैं और दुनिया के एआई लैंडस्केप को रीडिफाइन करती हैं। इंडिया में एआई बेस्ड एप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो मोस्टली इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे एस्ट्रोलॉजी एप्स, वैसे तो आपको नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो वो एप्स हैं या गेमिंग एप्स हैं, ये सब गूगल और ओपन एआई के एआई मॉडल का यूज कर रही हैं। फिनटेक एआई में एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट स्कोरिंग एप्स भी मोस्टली यूएस और यूरोप के एआई एल्गोरिथम्स का यूज करती हैं। यह सब बताता है कि इंडिया में एआई का इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, लेकिन असली एआई डेवलप नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ एक कंज्यूमर इकोनॉमी है एआई के लिए, जबकि यूएस और चाइना क्रिएटर इकोनॉमीज हो गए हैं, जो कि नए एआई मॉडल्स और डीप टेक को डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत एआई का सिर्फ कंज्यूमर रहेगा या कुछ नए एआई ब्रेक थ्रूज भी डेवलप करेगा? क्या हम सिर्फ गूगल और ओपन एआई की टूल्स यूज करके सर्विसेज देते रहेंगे या कभी अपना एआई मॉडल ट्रेन करने की भी सोचेंगे? जब चाइना डीप सीक बना सकता है तो भारत क्यों नहीं यह कर पा रहा है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो ऐसे कामों को रोक रहे हैं। उनमें से एक है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग। इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट का फोकस लॉन्ग टर्म रिसर्च और डीप टेक एआई प्रोडक्ट्स पर नहीं है, बल्कि वे सिर्फ क्विक प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे हैं। जब भी कोई एआई स्टार्टअप इंडिया में शुरू होता है, उसको फंडिंग मिलती है, मगर यह फंडिंग सिर्फ स्केलेबिलिटी और फास्ट ग्रोथ के लिए होती है, ना कि लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट्स एग्जिट करने का भी मौका ढूंढते रहते हैं, जिससे वे जल्दी से कुछ रिटर्न्स कमाकर
इस बिजनेस से बाहर निकल सके। एग्जिट के लिए या तो स्टार्टअप को जल्दी स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है या फिर किसी बड़ी कंपनी को बेच दिया जाता है, जैसे जोमेटो ने अपना IPO निकाला या फिर फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। इस तरह का शॉर्ट टर्म फंडिंग मॉडल AI जैसे डीप टेक सेक्टर्स के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि AI प्लेटफॉर्म्स और फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने में सालों की मेहनत और $बिलियन इन्वेस्टमेंट लगते हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर्स देने को रेडी नहीं होते। कंपैरिजन करें तो USA और चाइना में डीप टेक और AI को सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फंडिंग इकोसिस्टम है। USA में OpenAI जैसे AI लैब्स को $बिलियंस की इन्वेस्टमेंट मिली माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट से, जबकि चाइना में बायडू और टेंसेंट जैसे कंपनीज AI डेवलपमेंट पर एग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया में वेंचर कैपिटल फंडिंग कंज्यूमर बेस्ड एप्स जैसे कि ई-कॉमर्स, फिनटेक और एडटेक पर ज्यादा होती है। AI में जो फाउंडेशनल रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर ज्यादा स्पेंडिंग नहीं होती। एक और बड़ी दिक्कत है कि इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर GDP का सिर्फ 0.7% है, जो चाइना में 2.4% है और USA में 3% के करीब है। डीप टेक और AI रिसर्च को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर AI और डीप टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर यह नहीं होता है तो हम सिर्फ AI सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह जाएंगे, जबकि असली इनोवेशन USA और चाइना जैसे देशों में होता रहेगा। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी AI डेवलपमेंट के रास्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक है। AI सिर्फ एल्गोरिदम्स और कोडिंग से ही नहीं बनता, उसे यूज करने के लिए पावरफुल डेटा सेंटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, हाई स्पीड इंटरनेट और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। USA और चाइना के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स हैं जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने में काम आते हैं, जैसे कि एनवीडिया के सुपर कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एग्रेसिवली ग्रो किया है ताकि AI चिप्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सके, पर इंडिया अभी भी चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में बहुत पीछे है और ज्यादातर इम्पोर्टेड हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। AI ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़े स्तर पर क्लाउड सर्वर्स चाहिए होते हैं, लेकिन इंडिया में बड़े डेटा सेंटर्स मोस्टली फॉरेन कंपनीज ओन करती है। लोकल AI स्टार्टअप्स को हाई कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं जो AI इनोवेशन को स्लो कर देते हैं। एक और बड़ा चैलेंज है 5G और हाई स्पीड इंटरनेट पेनिट्रेशन। AI सर्विसेज को रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग चाहिए होता है, लेकिन इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अनइवन है। कहीं अर्बन एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट है तो कहीं रूरल एरियाज में बेसिक कनेक्टिविटी भी नहीं है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया के AI इकोसिस्टम को स्लो कर रही हैं। जब तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होता, तब तक इंडिया AI रेवोल्यूशन का सिर्फ एक कंज्यूमर बना रहेगा, क्रिएटर नहीं। AI में पीछे होने का एक और बड़ा कारण है कि इंडिया में इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के बीच रिसर्च कोलैबोरेशन की कमी है। USA और चाइना जैसे देशों में AI और डीप टेक पर टॉप यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करती हैं। इन सब कोलैबोरेशन से कटिंग एज पेटेंट्स, नए एल्गोरिदम्स और वर्ल्ड क्लास AI इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं। इंडिया में यह इकोसिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। IITs और IISc जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस जरूर AI रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लिमिटेड है। ज्यादातर स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट कंपनी सिर्फ अप्लाइड AI पे फोकस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग AI टेक्नोलॉजीज को बिजनेस एप्लीकेशंस में फिट करता है। फंडामेंटल AI रिसर्च, जिसमें नए AI मॉडल्स, एल्गोरिथम्स या चिप लेवल इनोवेशंस क्रिएट होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन की कमी है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को लॉन्ग टर्म फंडिंग और प्राइवेट पार्टनरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री प्लेयर्स मोस्टली शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन्स ढूंढते हैं। इस वजह से AI के लिए लॉन्ग टर्म रिसर्च ड्रिवन इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब तक ये कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब तक हम AI में सिर्फ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहेंगे, यूजर बने रहेंगे, इनोवेटर कभी नहीं बन पाएंगे। अभी तक जो कुछ ऐसे कारण हमने जाने वो सिर्फ AI सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जो सिर्फ AI या टेक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। वह है भारत में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। भारत में स्टार्टअप्स को ग्रांट्स या परमिशंस मिलने में काफी टाइम लगता है। पेपर वर्क और अप्रूवल्स का एक एंडलेस लूप चलता रहता है। AI जैसे फास्ट मूविंग सेक्टर में जहां एग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, वहां पूरा सिस्टम बहुत स्लो काम करता है। अगला प्रॉब्लम है इंडियंस का लिमिटेड माइंडसेट। USA और चाइना जैसे देशों में फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस माना जाता है,
लेकिन इंडिया में लोग स्टेबल और लो रिस्क करियर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी सेफ बेट्स पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। इस वजह से डीप टेक और लॉन्ग टर्म एआई रिसर्च को फंडिंग नहीं मिलती। एक और कल्चरल प्रॉब्लम है जुगाड़ माइंडसेट। जुगाड़ एक डेवलपिंग नेशन के लिए अच्छा सर्वाइवल स्किल है, लेकिन एआई जैसे हाई टेक फील्ड में शॉर्टकट सोल्यूशन से काम नहीं चलता। एआई और डीप टेक बनाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। इंडिया अभी भी इम्पोर्टेड एआई टूल्स को असेंबल और रीसेल कर रहा है, जबकि असली ब्रेक थ्रूज तभी आएंगे जब हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे। हमें एआई और डीप टेक के लिए पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग और रिस्क टेकिंग कल्चर को बढ़ावा देना होगा, तभी हम ग्लोबल एआई के रेस में कम्पीट कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया अगर एआई टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर ना रहे बल्कि क्रिएटर बने तो इससे कौन बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एआई सिर्फ चैटबॉट्स या गेमिंग के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो इंडिया में क्रॉप यील्ड काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। अगर इंडिया अपना एआई ड्रिवन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप करे जो रियल टाइम वेदर पैटर्न्स और सॉइल कंडीशंस एनालाइज करके एक्यूरेट फार्मिंग गाइडेंस दे, तो क्रॉप फेलियर और फूड शॉर्टेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। यूएसए और चाइना पहले ही प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में यह टेक्नोलॉजी अभी भी इम्पोर्टेड एआई टूल्स तक लिमिटेड है। इंडिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एआई के इस्तेमाल से सॉल्व किया जा सकता है। अगर इंडिया को एआई फील्ड में सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि एक लीडर बनना है तो सीरियस सोल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो फंडिंग की है, वो इंडिया में डीप टेक को डेवलप करने के लिए मिनिमम 10 से 15 साल का पेशेंस चाहिए, जो सिर्फ गवर्नमेंट बैक्ड एआई डीप टेक फंड्स या फिर स्ट्रेटेजिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल है। चाइना और यूएसए में एआई स्पेसिफिक फंडिंग इनिशिएटिव्स है, वैसे ही इंडिया को भी एक डेडिकेटेड एआई इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा। इंडिया में एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की जरूरत है। हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर फैब्स चाहिए, जो इंडिया में अभी भी लिमिटेड है। ताइवान और यूएसए जैसे देश एआई चिप्स और कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं और इंडिया इन चिप्स का सिर्फ इंपोर्ट करता है। एआई रिसर्च पार्क्स बनाने होंगे और हाई एंड कंप्यूटिंग के लिए डेडिकेटेड क्लस्टर्स डेवलप करने होंगे। रिसर्च और इंडस्ट्री में गैप को भी कम करने की जरूरत है। यूएसए में स्टैनफोर्ड, एमआईटी और हार्वर्ड के रिसर्च प्रोजेक्ट सीधा टेक जायंट्स जैसे कि गूगल और ओपन एआई अडॉप्ट करते हैं, जबकि इंडिया में आईआईटीज और आईआईएससी का सिर्फ 5 to 7% रिसर्च कमर्शियलाइजेशन तक पहुंचता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। सोल्यूशन यह है कि यूनिवर्सिटीज और इंडियन स्टार्टअप्स का डायरेक्ट कोलैबोरेशन हो ताकि एआई रिसर्च पेपर से निकलकर रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस तक पहुंचे। इसके अलावा एआई स्टार्टअप्स के लिए एक सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें अप्रूवल फास्ट ट्रैक मोड पर हो और पेटेंट्स और रिसर्च को जल्दी कमर्शियलाइज करने का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो। एक बड़ी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे ही जाएगी वह है कि मेजॉरिटी यूथ की पहली प्रेफरेंस होती है गवर्नमेंट जॉब्स या फिर ऐसी जॉब्स जो स्टेबल इनकम दे। सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि नौकरी में स्टेबिलिटी जरूरी है, रिस्क लेना बेवकूफी मानी जाती है और फेलियर को बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है। यही रीजन है कि बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और डीप टेक इनोवेशंस में कदम रखना चाहते हैं। और वहीं सिलिकॉन वैली का कल्चर देखो, जहां फेलियर को सीखने का एक पार्ट माना जाता है। लोग रिस्क लेते हैं, स्टार्टअप्स खोलते हैं और अगर एक आइडिया फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप फेल हो जाए तो सोसाइटी उसे मजाक बना देती है। फैमिली प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस और रिस्क अवर्स माइंडसेट लोगों को बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने से रोकता है। अगर इंडिया को एआई और डीप टेक में वर्ल्ड लीडर बनना है तो माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। दरअसल इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना होगा जिसकी शुरुआत स्कूल लेवल पर ही होनी चाहिए। रोट लर्निंग के बजाय इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। ये सब तो लॉन्ग टर्म विजन के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे पहले तो भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो हमने अभी तक प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की चर्चा की। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कैपेबिलिटी की कमी है। भारत में इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों ने अपने हार्डवर्क से यह साबित किया है कि वे स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भारत के प्रगति में इतना ज्यादा योगदान दे सकते हैं, तो एआई और डीप टेक में क्यों नहीं कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती। तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, माइंडसेट और प्रायोरिटी की है।
इंडिया के पास ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया जा रहा है। तो जो टैलेंट है वो या तो सिलिकॉन वैली चला जाता है या रूटीन आईटी सर्विसेज वाले जॉब्स में फंस जाता है। तो जरूरत है फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, सही पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म विजन की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई थॉट्स और ओपिनियंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, डिस्कशन ओपन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एंगेजिंग टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।